भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र की सतह पर फैली हुई एक रहस्यमयी संरचना है जिसे हम रामसेतु या एडम्स ब्रिज कहते हैं। यह लगभग 30 किलोमीटर लंबी पत्थरों और रेतीली चट्टानों की श्रृंखला है जो भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक जाती है। पहली नज़र में यह प्राकृतिक भूगोल की एक सामान्य संरचना लग सकती है, लेकिन जब आप इसे गहराई से देखते हैं तो इसमें ऐसे कई सवाल उठते हैं जो विज्ञान और आस्था दोनों को चुनौती देते हैं। इस क्षेत्र की सैटेलाइट इमेजेस और हवाई तस्वीरें देखने पर साफ दिखाई देता है कि यह समुद्र के बीच एक सीधी रेखा जैसी आकृति है जिसमें पत्थर और रेतीले टीलों की एक श्रृंखला बारीकी से जुड़ी हुई है। इसकी खासियत यह है कि यहाँ पाए गए पत्थर आसपास की समुद्री चट्टानों से मेल नहीं खाते, बल्कि वे भारत के अलग अलग हिस्सों से लाए गए बेसाल्ट और अन्य प्रकार के पत्थरों जैसे प्रतीत होते हैं। यह सेतु समुद्र की सतह से लगभग 1 से 10 मीटर गहराई तक फैला हुआ है और कई स्थानों पर पैदल चलने योग्य भी रहा है। पुरानी कहानियों और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह वही सेतु है जिसे भगवान राम की वानर सेना ने श्रीलंका पहुंचने के लिए समुद्र पर बनाया था। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह उतना ही रहस्यमयी है क्योंकि इसकी संरचना सामान्य प्राकृतिक कोरल रीफ्स और सैंड शोल्स से अलग दिखाई देती है। नासा और इसरो द्वारा जारी की गई तस्वीरों में यह साफ दिखता है कि यह एक व्यवस्थित श्रृंखला है, न कि बेतरतीब ढंग से बने समुद्री टापू। इसे देखकर वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने बार बार सवाल उठाया है कि क्या यह केवल एक प्राकृतिक भूगर्भीय संरचना है या मानव निर्मित इंजीनियरिंग का कोई प्राचीन चमत्कार। इसकी लंबाई और सीधी रेखा जैसी आकृति देखकर कई भूवैज्ञानिक भी मानते हैं कि यह एक अनोखी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, लेकिन पूरी तरह से प्राकृतिक कहना भी मुश्किल है। एडम्स ब्रिज नाम इसे ब्रिटिश काल में दिया गया था, जबकि स्थानीय लोग हजारों साल से इसे रामसेतु के नाम से जानते हैं। इस संरचना के बारे में सबसे खास बात यह है कि यह केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक रहस्य भी है, जिस पर आज तक शोध जारी है। यहाँ के पत्थरों की उम्र, समुद्र की गहराई और संरचना को देखकर यही सवाल उठता है कि आखिर यह पुल कब और कैसे बना। क्या यह सच में लाखों साल पुरानी प्राकृतिक प्रक्रिया का नतीजा है या फिर हजारों साल पहले मानव द्वारा समुद्र पर बनाया गया एक असंभव सा पुल जिसे आधुनिक तकनीक से भी दोहराना आसान नहीं है। यही परिचय हमें रामसेतु को केवल एक भूगोलिक संरचना नहीं बल्कि इतिहास, पुरातत्व, धर्म और विज्ञान के मेल का अद्भुत उदाहरण मानने पर मजबूर करता है। रामसेतु का सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन उल्लेख हमें भारतीय महाकाव्य रामायण में मिलता है, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था और जिसे भारतीय संस्कृति की आत्मा कहा जाता है। रामायण के अनुसार जब लंका के राजा रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था और उन्हें समुद्र पार ले गया था, तब भगवान राम ने अपनी वानर सेना के साथ लंका तक पहुंचने का संकल्प लिया। लेकिन समस्या यह थी कि श्रीलंका और भारत के बीच फैला हुआ विशाल समुद्र पार करना असंभव लग रहा था। तब रामचंद्र जी ने समुद्र देवता से प्रार्थना की, लेकिन जब समुद्र देवता ने कोई रास्ता नहीं सुझाया तो राम के क्रोध और संकल्प से प्रेरित होकर उनकी वानर सेना ने समुद्र पर सेतु निर्माण का कार्य शुरू किया। नल और नील, जो वास्तु और इंजीनियरिंग में निपुण माने जाते थे, उन्होंने वानरों को पत्थर और वृक्ष समुद्र में डालने का आदेश दिया। कहा जाता है कि वे पत्थर समुद्र में डूबने के बजाय तैरने लगे और इस तरह एक विशाल पुल का निर्माण हुआ जिसे रामसेतु कहा गया। वाल्मीकि रामायण में इसका विस्तार से वर्णन है कि यह सेतु 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा था, यानी लगभग 30 से 35 किलोमीटर लंबा और 3 से 4 किलोमीटर चौड़ा। तुलसीदास की रामचरितमानस और अन्य कई पुराणों में भी इस सेतु का उल्लेख मिलता है। यहाँ तक कि संस्कृत ग्रंथों में इसे सेतुबंध कहा गया है, जिसका अर्थ है समुद्र पर बंधा हुआ पुल।
प्राचीन तमिल साहित्य संगम साहित्य में भी रामसेतु का उल्लेख है, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह कहानी केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्मृति का हिस्सा भी रही है। इसके अलावा कई विदेशी यात्रियों जैसे अल्बेरूनी और मार्को पोलो ने भी भारत यात्रा के दौरान इसका जिक्र किया है और इसे एक अद्भुत संरचना बताया है। यही नहीं, दक्षिण भारत के कई मंदिरों में रामसेतु की पूजा की परंपरा भी रही है। उदाहरण के लिए रामेश्वरम मंदिर में आज भी लोग मानते हैं कि वही स्थान है जहां से भगवान राम ने सेतु का निर्माण शुरू किया था। इन धार्मिक ग्रंथों और ऐतिहासिक उल्लेखों से यह स्पष्ट होता है कि हजारों सालों से भारतीय समाज ने इस सेतु को केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं माना बल्कि इसे भगवान राम के पराक्रम, संकल्प और धर्म की विजय का प्रतीक समझा। आज भी जब कोई राम सेतु की चर्चा करता है तो लोगों की आस्था इसे एक वास्तविक ऐतिहासिक घटना मानती है, भले ही आधुनिक विज्ञान अभी भी इसकी उत्पत्ति को लेकर शोध कर रहा हो। इसलिए धार्मिक ग्रंथों में जो विवरण मिलता है वह इस संरचना की भव्यता और रहस्य को और भी गहरा बना देता है। रामसेतु की भौगोलिक संरचना को लेकर सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में उपग्रह तकनीक ने इसके स्पष्ट चित्र उपलब्ध कराए। 2002 में नासा के सैटेलाइट्स और इसरो के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स द्वारा खींची गई हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ने इस क्षेत्र की एक साफ तस्वीर दुनिया के सामने रखी। इन तस्वीरों में यह संरचना समुद्र के बीच एक सीधी रेखा में फैली हुई लैंडफॉर्म जैसी दिखाई देती है, जो भारत के दक्षिणी छोर रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट मन्नार द्वीप तक लगभग 30 किलोमीटर लंबी और 3 से 4 किलोमीटर चौड़ी है। ये सैटेलाइट इमेजेस इतने स्पष्ट थे कि वैज्ञानिकों और आम लोगों दोनों ने इसे देखकर दंग रह गए, क्योंकि यह पूरी तरह से रैंडम या प्राकृतिक नहीं बल्कि एक व्यवस्थित और लिनियर पैटर्न में जुड़ी हुई संरचना लगती है। नासा ने इसे एडम्स ब्रिज कहा, जबकि भारत में इसे सदियों से रामसेतु के नाम से जाना जाता रहा है। इन उपग्रह चित्रों में साफ दिखाई देता है कि यहाँ मौजूद पत्थरों और सैंड शोल्स की श्रृंखला एक ही दिशा में फैली हुई है और ऐसा लगता है मानो किसी ने जानबूझकर समुद्र की सतह पर इन्हें सजाकर रखा हो। खास बात यह है कि इस सेतु में पाए गए पत्थर आसपास की समुद्री चट्टानों से अलग किस्म के हैं और उनमें से कई पत्थरों के नीचे प्राकृतिक कोरल रीफ्स और सैंड बैंक्स पाए गए हैं, यानी पत्थर ऊपर रखे गए और नीचे समुद्र की प्राकृतिक सतह थी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जीएसआई) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (नेओ) की रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि इन पत्थरों की उम्र 7000 से लेकर 17000 साल तक पुरानी हो सकती है, जो मानव सभ्यता के शुरुआती काल से भी पहले की तारीखें हैं। इसरो द्वारा 2003 में जारी किए गए स्पेस इमेजेस ने भी इस बात को साबित किया कि यह संरचना केवल एक नेचुरल सैंड बैंक नहीं बल्कि कोरल्स, लाइमस्टोन शोल्स और बेसाल्ट जैसे भारी पत्थरों का मिश्रण है। कई वैज्ञानिकों ने यह भी नोट किया कि यहाँ पाए गए पत्थर समुद्र में नेचुरली नहीं बन सकते, क्योंकि वे आसपास के भूगोल से मेल नहीं खाते। इससे यह सवाल और गहरा हो गया कि आखिर ये पत्थर यहाँ कैसे पहुँचे। क्या यह वाकई प्राचीन मानव प्रयास का नतीजा था या फिर यह एक दुर्लभ प्राकृतिक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जिसे आस्था ने पुल का रूप दे दिया। नासा के फोटोग्राफ्स का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इन्होंने इस रहस्यमयी संरचना को दुनिया के सामने एक ग्लोबल डिबेट बना दिया। अब रामसेतु केवल भारत की धार्मिक आस्था का हिस्सा नहीं रहा बल्कि वैज्ञानिक क्यूरियोसिटी और अंतर्राष्ट्रीय शोध का विषय भी बन गया। सैटेलाइट इमेजेस को देखकर ऐसा लगता है कि यह संरचना अचानक समुद्र की गहराई से नहीं बनी बल्कि स्टेप बाय स्टेप एलिवेटेड शोल्स और पत्थरों की श्रृंखला है, जो बीच बीच में उथले पानी से जुड़ी हुई है।
यह स्ट्रेट अलाइनमेंट प्रकृति के रैंडम पैटर्न्स से अलग है और यही कारण है कि इसे देखकर आम लोग भी मानने लगते हैं कि शायद यह वही सेतु है जिसका वर्णन रामायण में मिलता है। राम सेतु की उम्र और उसकी संरचना को लेकर वैज्ञानिकों ने कई गहन भूवैज्ञानिक जियोलॉजिकल अध्ययन किए हैं और यही शोध हमें इस रहस्य की गहराई तक ले जाते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी नियो और कई अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च संस्थानों ने इस क्षेत्र का बार बार सर्वेक्षण किया है। इन अध्ययनों से यह पता चलता है कि राम सेतु पूरी तरह से समुद्री रेत और कोरल्स पर बने लाइमस्टोन ब्लॉक्स तथा बड़े बड़े पत्थरों का एक मिश्रण है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ मौजूद पत्थरों का स्रोत आसपास के क्षेत्र से मेल नहीं खाता। इसका अर्थ यह हुआ कि ये पत्थर शायद कहीं और से लाकर यहाँ रखे गए। वैज्ञानिक जांच में यह पाया गया कि यहाँ कोरल्स और मरीन सैंड की फॉर्मेशन समुद्री सतह पर पहले से थी, लेकिन उसके ऊपर बड़े बड़े बासाल्ट और ग्रेनाइट जैसे पत्थर मौजूद हैं, जिनका प्राकृतिक रूप से वहां होना संभव नहीं लगता। जियोलॉजिकल सैंपल्स की जांच के बाद अनुमान लगाया गया कि इन पत्थरों की उम्र 7,000 साल से लेकर 17,000 साल तक पुरानी हो सकती है। इस उम्र के अनुमान से यह सेतु मानव सभ्यता के इतिहास से भी पहले का प्रतीत होता है। कई रेडियो कार्बन डेटिंग और थर्मोल्यूमिसेंस टेक्निक्स के जरिए जांच करने पर यह बात सामने आई कि पत्थरों की वास्तविक उम्र अलग अलग हो सकती है, यानी यह संरचना किसी एक ही समय में नहीं बनी बल्कि अलग अलग चरणों में अस्तित्व में आई। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस संरचना के निचले हिस्से में कोरल्स पाए गए हैं, जो प्राकृतिक रूप से समुद्र में ही विकसित होते हैं, लेकिन ऊपर रखे पत्थर भारी और भिन्न प्रकार के हैं, जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर रखा हो। इससे यह सवाल उठता है कि क्या यह एक प्राकृतिक सैंड बैंक पर मानव हस्तक्षेप का नतीजा हो सकता है। एक और रिपोर्ट में यह पाया गया कि सेतु का अलाइनमेंट पूरी तरह लिनियर है, यानी पत्थरों और सैंड शोल्स की श्रृंखला सीधी रेखा में फैली हुई है। आमतौर पर समुद्र की लहरों और ज्वार भाटे से बनने वाली संरचनाएं इरेगुलर होती हैं, लेकिन राम सेतु इसके बिल्कुल विपरीत है। यह विशेषता इसे नेचुरल फॉर्मेशन से अलग करती है। भारतीय वैज्ञानिकों का मानना है कि राम सेतु वास्तव में एक मैन मॉडिफाइड नेचुरल फॉर्मेशन है, यानी प्रकृति ने इसकी आधारशिला दी और मानव ने इसे शेप दिया। 2007 में किए गए एक मरीन आर्कियोलॉजिकल सर्वे में यह भी कहा गया कि सेतु के कुछ हिस्सों में आर्टिफिशियली प्लेस्ड स्टोन्स मिले हैं, जो इस धारणा को और मजबूत करते हैं कि यह सिर्फ एक नेचुरल रीफ नहीं बल्कि एक पर्पसफुल कंस्ट्रक्शन है। श्रीलंका के समुद्र तट पर रहने वाले स्थानीय मछुआरे भी मानते हैं कि इस क्षेत्र की संरचना सामान्य समुद्री चट्टानों जैसी नहीं है, और उनका मानना है कि यह प्राचीन काल की एक अद्भुत रचना है। सबसे खास बात यह है कि चाहे वैज्ञानिक इसे नेचुरल माने या पार्शली मैनमेड, दोनों ही स्थितियों में यह संरचना दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनी हुई है, क्योंकि इतनी विशाल और स्ट्रेट जियोलॉजिकल अलाइनमेंट का बनना सामान्य नहीं है। अगर यह पूरी तरह प्राकृतिक है तो यह प्रकृति की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग है, और अगर यह मानव निर्मित है तो यह प्राचीन काल की सबसे अद्भुत तकनीकी उपलब्धि है। राम सेतु को लेकर अगर हम केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित न रहें और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें, तो इसके कई उल्लेख हमें प्राचीन काल से लेकर मध्यकालीन यात्रियों और विद्वानों के लेखों में भी मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रामायण की, जिसमें वाल्मीकि ने विस्तार से वर्णन किया है कि किस प्रकार भगवान राम की सेना ने समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण किया था। यह विवरण केवल धार्मिक कथा के रूप में नहीं बल्कि एक वास्तविक भौगोलिक संरचना के रूप में प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि समुद्र का स्थान, सेतु की लंबाई और उसका मार्ग विस्तार से वर्णित है।
इसके बाद स्कंद पुराण और पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में इसे सेतुबंध कहा गया है और स्पष्ट किया गया है कि यह एक पवित्र तीर्थ है जहां स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। महाभारत में भी इस क्षेत्र का उल्लेख है और इसे राम सेतुबंध से जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त संगम साहित्य, जो लगभग 2000 साल पुराना तमिल साहित्य है, उसमें भी राम सेतु का उल्लेख मिलता है। संगम कवियों ने इस सेतु को केवल धार्मिक महत्व का नहीं बल्कि भूगोलिक और ऐतिहासिक महत्व का केंद्र बताया है। इतना ही नहीं, यदि हम मध्यकालीन यात्रियों और अरब व्यापारियों के विवरण देखें तो वे भी इस क्षेत्र को आदम्स ब्रिज या राम ब्रिज के नाम से जानते थे। 9वीं सदी के अरब यात्रियों और भूगोलविदों ने इसका उल्लेख अपने यात्रावृत्तांतों में किया है और इसे भारत और श्रीलंका के बीच स्थित एक प्राकृतिक पुल बताया है जिस पर कभी पैदल चलना संभव था। मार्को पोलो, जो 13वीं सदी में भारत आया था, उसने भी अपने विवरण में इस क्षेत्र का उल्लेख किया और इसे एक पवित्र स्थान के रूप में स्वीकार किया। इसी तरह 15वीं और 16वीं सदी के यूरोपीय मानचित्रों में भी इस संरचना को दर्शाया गया है, जहां इसे स्पष्ट रूप से राम सेतु या एडम्स ब्रिज के रूप में चिन्हित किया गया है। पुरातत्व की दृष्टि से देखें तो भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र तल की खुदाई और अध्ययन में कई ऐसे पत्थर और शैलखंड पाए गए हैं जिनकी संरचना आसपास के प्राकृतिक भूगोल से मेल नहीं खाती। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और कई स्वतंत्र शोधकर्ताओं ने इस क्षेत्र का अध्ययन किया और पाया कि यहाँ की चट्टानों की उम्र और समुद्र तल पर जमा बालू और कोरल संरचना की उम्र में बड़ा अंतर है। इसका मतलब यह है कि चट्टानों को संभवतः कहीं और से लाकर यहाँ रखा गया होगा और उनके ऊपर प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण बालू और कोरल जमा हो गए। यह बात वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस परिकल्पना को बल देती है कि यह संरचना केवल प्राकृतिक नहीं है बल्कि इसमें मानव निर्मित हस्तक्षेप भी हो सकता है। इतिहासकार यह भी मानते हैं कि रामायण के समय या उसके बाद कई सदियों तक यह सेतु जलमग्न नहीं था। लोग इस पर पैदल या बैलगाड़ी से श्रीलंका तक पहुंच सकते थे। तमिलनाडु और श्रीलंका के स्थानीय लोगों के बीच इस सेतु की कहानियां सदियों से प्रचलित हैं और वे इसे आज भी पवित्र मानते हैं। श्रीलंका के ऐतिहासिक ग्रंथ महावंश में भी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित इस सेतु का उल्लेख मिलता है। सारांश के रूप में, राम सेतु केवल एक धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है बल्कि इसके उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों, संगम साहित्य, विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातत्वीय प्रमाणों में स्पष्ट रूप से मिलते हैं। यह सब मिलकर इस बात की पुष्टि करते हैं कि राम सेतु केवल एक कहानी नहीं है बल्कि ऐतिहासिक और भूगोलिक रूप से वास्तविकता में मौजूद एक संरचना है। राम सेतु को लेकर केवल धार्मिक और भूगोलिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि समुद्र विज्ञान और इंजीनियरिंग के नजरिए से भी गहन अध्ययन किया गया है, जिससे इसके मानव निर्मित होने की संभावना पर रोशनी पड़ती है। वैज्ञानिकों और समुद्र विशेषज्ञों ने पाया कि राम सेतु केवल एक साधारण प्राकृतिक सैंडबैंक या रीफ नहीं है बल्कि इसमें पाए जाने वाले पत्थरों और कोरल फॉर्मेशंस का पैटर्न, उनकी लिनियर अलाइनमेंट और समुद्र की गहराई इसे अनोखा बनाती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी (NIO) और कई अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं के अनुसार इस सेतु में पाए गए पत्थरों का आकार, वजन और उनकी प्लेसमेंट इस तरह है कि समुद्र की लहरों और टाइड्स के प्राकृतिक प्रभाव से यह इस तरह की सीधी और निरंतर श्रृंखला नहीं बन सकती। कई मरीन जियोलॉजिस्ट्स ने बताया कि इस संरचना की समुद्र तल से ऊंचाई और अलाइनमेंट ऐसा है कि इसे इंजीनियर्ड प्लेसमेंट माना जा सकता है। 1970 और 1980 के दशक में किए गए अंडर वाटर सर्वेस में स्पष्ट हुआ कि कुछ क्षेत्रों में पत्थर समान आकार और दूरी पर रखे गए हैं, जिससे यह अनुमान और मजबूत होता है कि यह मानव हस्तक्षेप का नतीजा हो सकता है। इंजीनियरिंग दृष्टि से देखें तो यदि इसे प्राकृतिक माना जाए तो इतनी लंबी और स्ट्रेट स्ट्रक्चर केवल टाइड्स,
करंट्स और वेव्स के मेल से बनने की संभावना अत्यंत न्यून है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसका मॉडलिंग किया और पाया कि अगर यह मानव निर्मित है तो इसके लिए एक अत्यंत एडवांस्ड और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की आवश्यकता थी, जिसमें लाखों वानरों की तरह किसी प्राचीन सेना ने पत्थरों को स्ट्रैटेजिकली रखा होगा। सैटेलाइट इमेजेस और सोनार मैपिंग स्टडीज भी यह दिखाती हैं कि इस संरचना में कुछ एलिवेटेड शोल्स और आर्टिफिशियली प्लेस्ड स्टोन्स मौजूद हैं, जो नेचुरल रीफ से स्पष्ट रूप से अलग हैं। इसके अलावा समुद्री करंट्स और सेडिमेंटेशन पैटर्न्स पर आधारित सिमुलेशंस ने यह सिद्ध किया कि इस अलाइनमेंट का नेचुरल फॉर्मेशन होना असंभव है। इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से यह भी रोचक है कि यदि यह मानव निर्मित था तो इसे बनाने वाले प्राचीन लोग समुद्र की लहरों और टाइड्स के बल को पहले से समझते थे, ताकि स्टोन्स डूबे नहीं और स्ट्रक्चर स्थिर रहे। यही कारण है कि राम सेतु को दुनिया की सबसे रहस्यमयी और अद्भुत प्राचीन इंजीनियरिंग अचीवमेंट्स में से एक माना जाता है। इस दृष्टिकोण से वैज्ञानिक और इंजीनियर दोनों यह मानते हैं कि चाहे इसे पूरी तरह मानव निर्मित न माने, इसके कुछ हिस्सों में मानव हस्तक्षेप अवश्य था, और यही मिश्रित दृष्टिकोण इसे प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों रूपों में अनूठा बनाता है। राम सेतु को लेकर केवल भौगोलिक और धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि भारत और श्रीलंका के ऐतिहासिक और राजनीतिक संबंधों में भी इसे लेकर गहरा विवाद रहा है। यह विवाद मुख्य रूप से राम सेतु के अस्तित्व और उसके संरक्षण को लेकर उठता है, क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच यह समुद्री क्षेत्र न केवल भौगोलिक महत्व रखता है बल्कि आर्थिक, पर्यटन और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अहम है। भारतीय पक्ष में यह धारणा है कि राम सेतु एक पवित्र और ऐतिहासिक संरचना है जिसे संरक्षित करना आवश्यक है, क्योंकि इसे रामायण और पुराणों में वर्णित सेतुबंध के रूप में माना जाता है और इसकी पूजा और धार्मिक महत्व कई हजार साल पुराना है। दूसरी ओर कुछ वैज्ञानिक और भूगोल विशेषज्ञ इसे नेचुरल फॉर्मेशन मानते हैं और कई बार समुद्री परियोजनाओं जैसे सेतुसमुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट में इसे काटने या मार्ग में बदलाव करने का प्रस्ताव आया, जिससे विवाद और बढ़ गया। इस परियोजना का उद्देश्य था भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच समुद्री रास्ते को शिपिंग के लिए छोटा करना, लेकिन भारतीय धार्मिक संगठनों, स्थानीय लोगों और वैज्ञानिकों के विरोध के कारण यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए इस संरचना के संरक्षण का आदेश दिया, जिससे यह विवाद और अधिक सुर्खियों में आया। विवाद केवल धार्मिक या राजनीतिक तक सीमित नहीं था, समुद्री विज्ञान और आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में भी बहस थी कि क्या राम सेतु मानव निर्मित था या प्राकृतिक। कुछ अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने माना कि इसका लिनियर अलाइनमेंट और स्टोन प्लेसमेंट मानव हस्तक्षेप का संकेत देता है, जबकि कुछ ने इसे केवल रेयर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन बताया। इसके अलावा श्रीलंका के इतिहास और स्थानीय परंपराओं में भी राम सेतु का उल्लेख है, जहां इसे समुद्र के प्राकृतिक पुल के रूप में जाना जाता रहा है और इसे रिलीजियस पिलग्रमेज का हिस्सा माना जाता है। इस विवाद ने भारत और श्रीलंका के समुद्री संबंधों, ट्रेड राउट्स और समुद्री अधिकारों को भी प्रभावित किया। कई शोधों और डिबेट्स ने यह साबित किया कि राम सेतु केवल धार्मिक या मिथोलॉजिकल संरचना नहीं है, बल्कि इसमें हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल और जियोपॉलिटिकल महत्व भी जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि राम सेतु आज भी केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन और चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पूरे विवाद और अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि राम सेतु एक ऐसा मिश्रित प्रतीक है जो आस्था, इतिहास, भूगोल और राजनीति सभी को जोड़ता है, और इसी वजह से यह दुनिया के सबसे रहस्यमयी और विवादास्पद भौगोलिक संरचनाओं में से एक माना जाता है। राम सेतु को लेकर आधुनिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने भी गहन अध्ययन किया है, जिससे इसके अस्तित्व और संरचना पर और स्पष्टता आई है। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में
नासा और इसरो जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अंतरिक्ष संगठनों ने इस क्षेत्र के हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस और रिमोट सेंसिंग डेटा जारी किए, जिसने रामसेतु को वैज्ञानिक दृष्टि से समझने में अहम भूमिका निभाई। इन सैटेलाइट इमेजेज में स्पष्ट रूप से देखा गया कि भारत के रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैली हुई यह संरचना एक लिनियर पैटर्न में है, जिसमें सैंडबैंक्स, लाइमस्टोन शोल्स और कोरल्स की विशेष संरचना नजर आती है। वैज्ञानिकों ने यह भी नोट किया कि यहाँ पाए जाने वाले पत्थर और कोरल फॉर्मेशंस समुद्र के प्राकृतिक करंट और टाइडल एक्शन से उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि यह पैटर्न पूरी तरह से लिनियर और व्यवस्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी (नेओ) और कई अंतर्राष्ट्रीय मरीन जियोलॉजिस्ट्स ने अंडर वाटर सर्वेस के दौरान पाया कि कुछ रीजन्स में पत्थरों का आकार, प्लेसमेंट और स्पेसिंग इतनी सटीक है कि इसे ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना एक्सप्लेन करना मुश्किल है। इस प्रकार सैटेलाइट इमेजेस ने यह दिखाया कि यह स्ट्रक्चर सिर्फ एक नेचुरल रीफ या सैंडबैंक नहीं है, बल्कि इसमें मानव निर्मित तत्व मौजूद होने की संभावना है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे आर्टिफिशियल अलाइनमेंट माना और इसके निर्माण में प्राचीन इंजीनियरिंग और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की संभावना जताई। इस संरचना की लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से अलग अलग स्थानों पर 1 से 3 मीटर तक है, जिससे यह जलयान के लिए नेविगेशन में बाधा डाल सकता था। अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने यह भी देखा कि इस क्षेत्र की सेडिमेंटेशन और एरोजन पैटर्न्स नेचुरल रीफ्स से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि नेचुरल रीफ्स आमतौर पर इरेगुलर और फ्रैगमेंटेड होते हैं, जबकि रामसेतु में शोल्स और स्टोन्स एक कंटिन्यूअम में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और ट्रैवलॉग्स जैसे मर्को पोलो, अल-बिरूनी और अन्य प्राचीन यात्रियों के विवरण भी इस संरचना को स्पष्ट रूप से मेंशन करते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह स्ट्रक्चर सदियों से मौजूद थी। सैटेलाइट इमेजरी और सोनार मैपिंग ने इसे मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च का विषय बना दिया और इसका वैश्विक स्तर पर अध्ययन हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि चाहे इसे पूरी तरह ह्यूमन मेड न माने, लेकिन इसके कुछ हिस्सों में निश्चित रूप से मानव हस्तक्षेप के प्रमाण मौजूद हैं। इसी वजह से रामसेतु न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि वैज्ञानिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी दुनिया के सबसे रहस्यमयी और महत्वपूर्ण स्थल के रूप में खड़ा है। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय शोध और सैटेलाइट एविडेंस ने रामसेतु को केवल एक मिथोलॉजिकल स्टोरी से आगे बढ़ाकर एक वास्तविक और मेजरेबल भौगोलिक संरचना के रूप में प्रस्तुत किया है, जो आधुनिक विज्ञान और प्राचीन कथा दोनों को जोड़ता है और इसे समझने के लिए इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। रामसेतु का महत्व केवल धार्मिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण और समुद्री पारिस्थितिकी के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण संरचना है। यह सेतु भारत और श्रीलंका के बीच स्थित शैलो वाटर्स में फैला हुआ एक नेचुरल बैरियर है, जो समुद्री जलीय जीवन के लिए प्राकृतिक आवास और ब्रीडिंग ग्राउंड्स प्रदान करता है। समुद्री जीव विज्ञानी और एकोलॉजिस्ट्स का मानना है कि इस क्षेत्र में पाए जाने वाले कोरल रीफ्स, लाइमस्टोन शोल्स और सैंडबैंक्स कई एंडेंजर्ड मरीन स्पीशीज जैसे ऑलिव रिडली टर्टल्स, पर्ल ऑयस्टर्स और विभिन्न प्रकार की मछलियों के लिए सुरक्षित ब्रीडिंग हैबिटेट्स हैं। रामसेतु के संरक्षित रहने से टाइड्स और करंट्स के नेचुरल फ्लो पर भी प्रभाव पड़ता है, जो कोस्टल एरोजन को नियंत्रित करता है और आसपास के तटीय क्षेत्रों को समुद्री तूफानों और लहरों से बचाता है। यदि इस संरचना को काटा या हटाया जाता है, तो केवल भूगोल और इतिहास ही प्रभावित नहीं होगा, बल्कि पूरे मरीन इकोसिस्टम पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। स्टडीज में यह भी पाया गया कि रामसेतु क्षेत्र में सेडिमेंटेशन पैटर्न्स और न्यूट्रिएंट साइकिल्स अन्य समुद्री क्षेत्रों की तुलना में अलग हैं, जिससे यह एक बायोलॉजिकली रिच जोन बन गया है। यहाँ की कोरल फॉर्मेशंस समुद्र में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और ऑक्सीजन प्रोडक्शन में भी योगदान करती हैं,
जो ग्लोबल एनवायरनमेंटल बैलेंस के लिए महत्वपूर्ण हैं। समुद्री जीव विज्ञानी यह भी कहते हैं कि इस क्षेत्र में प्लैंकटन और माइक्रोएल्गी की संख्या अधिक होने के कारण यह मरीन फूड चेन के लिए फाउंडेशन की तरह कार्य करता है। कोस्टल प्रोटेक्शन और फिशरीज के दृष्टिकोण से भी रामसेतु का महत्व अतुलनीय है, क्योंकि यह प्राकृतिक बैरियर की तरह कार्य करता है और मछली पकड़ने वाले कम्युनिटीज के लाइवलीहुड का आधार है। यूनेस्को और अन्य इंटरनेशनल एनवायरनमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इस क्षेत्र का स्टडी किया है और इसे फ्रैजाइल मरीन इकोसिस्टम के रूप में क्लासिफाई किया है, जिसे ह्यूमन इंटरवेंशन से बचाना आवश्यक है। इसके अलावा यदि सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट जैसी योजनाएं लागू होती और इस क्षेत्र की संरचना को काटा जाता, तो न केवल रिलीजियस और हिस्टोरिकल साइट्स प्रभावित होते, बल्कि मरीन बायोडायवर्सिटी, कोस्टल प्रोटेक्शन और लोकल फिशरीज पर लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल डैमेज होने की संभावना थी। इस दृष्टिकोण से रामसेतु केवल एक मिथोलॉजिकल या आर्कियोलॉजिकल लैंडमार्क नहीं है, बल्कि यह पर्यावरणीय दृष्टि से भी अत्यंत मूल्यवान है, जो सेंचुरीज ओल्ड नेचुरल प्रोसेसेस, मरीन लाइफ और कोस्टल प्रोटेक्शन को बैलेंस में रखता है। यही कारण है कि यह संरचना वैज्ञानिक, पर्यावरणविदों और पॉलिसी मेकर्स के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण बनी हुई है। पर्यावरणीय स्टडीज, सैटेलाइट इमेजरी और मरीन सर्वेस ने यह साफ कर दिया है कि रामसेतु का संरक्षण केवल रिलीजियस और हिस्टोरिकल दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि इकोलॉजिकल और एनवायरनमेंटल दृष्टि से भी अनिवार्य है। इस तरह रामसेतु न केवल एक प्राचीन और रहस्यमयी संरचना है, बल्कि यह समुद्री जीवन, कोस्टल इकोलॉजी और मानव समाज के लिए भी एक जीवनदायिनी संरचना के रूप में मौजूद है, जिसे सेंचुरीज ओल्ड विजडम और मॉडर्न साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग दोनों ने मिलकर महत्व दिया है। रामसेतु, जिसे एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, केवल भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री क्षेत्र में फैली एक भौगोलिक संरचना नहीं है, बल्कि यह ऐतिहासिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, पर्यावरणीय और वैश्विक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल के रूप में पहचाना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से इसे भगवान राम द्वारा लंका तक पहुंचने के लिए बनाया गया सेतु माना जाता है और वाल्मीकि रामायण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और संगम साहित्य में इसके अस्तित्व और महत्व का विस्तार से वर्णन मिलता है। ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से इसके अध्ययन से पता चलता है कि इस संरचना में केवल नेचुरल रीफ और सैंडबैंक्स नहीं हैं, बल्कि कुछ हिस्सों में मानव द्वारा लगाए गए पत्थर और लिनियर अलाइनमेंट स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में एडवांस्ड इंजीनियरिंग और कोऑर्डिनेटेड ह्यूमन एफर्ट द्वारा इसे बनाया या मॉडिफाइड किया गया था। समुद्र विज्ञान और इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से यह लिनियर स्ट्रक्चर, टाइडल पैटर्न्स, करंट्स और सेडिमेंटेशन स्टडीज के साथ इतनी सटीक और स्थिर बनी हुई संरचना असामान्य है और इसे नेचुरल फेनोमेनन से पूरी तरह एक्सप्लेन करना मुश्किल है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सैटेलाइट इमेजरी, सोनार मैपिंग और अंडर वाटर सर्वेस ने इसे साइंटिफिक स्क्रूटिनी का विषय बनाया और इसे ग्लोबल आर्कियोलॉजिकल और मरीन स्टडीज में शामिल किया। पर्यावरणीय दृष्टि से रामसेतु का महत्व अत्यंत गहरा है, क्योंकि यह शैलो वाटर्स में मरीन बायोडायवर्सिटी के लिए हैबिटेट और ब्रीडिंग ग्राउंड्स प्रदान करता है, एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए सुरक्षित जोन है, कोस्टल प्रोटेक्शन में सहायक है और फिशरीज और लोकल कम्युनिटीज के लाइवलीहुड का आधार भी है। यूनेस्को और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एनवायरनमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने इसे फ्रैजाइल मरीन इकोसिस्टम के रूप में चिन्हित किया है, जिससे इसका संरक्षण न केवल धार्मिक या ऐतिहासिक दृष्टि से बल्कि इकोलॉजिकल दृष्टि से भी अनिवार्य हो जाता है। इस संरचना का वैश्विक महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह मानव इतिहास, समुद्री विज्ञान, एनवायरनमेंटल कंजर्वेशन और कल्चरल हेरिटेज सभी का संगम है। इसके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में मानव ने न केवल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के अद्भुत प्रयोग किए, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों, टाइड्स और मरीन एनर्जी का भी गहन ज्ञान रखा।
यही कारण है कि राम सेतु सिर्फ भारत या श्रीलंका का नहीं बल्कि पूरे विश्व का एक अनमोल सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर स्थल बन चुका है। आज भी यह स्ट्रक्चर रिसर्चर्स, हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट्स, एनवायरमेंटलिस्ट्स और डेवोटीज सभी के लिए अध्ययन और आस्था का केंद्र है। निष्कर्षतः राम सेतु एक ऐसा अद्वितीय स्थल है जो धार्मिक आस्था, प्राचीन विज्ञान, आधुनिक शोध और पर्यावरणीय महत्व को एक साथ जोड़ता है। इसकी सुरक्षा और संरक्षण केवल इतिहास या आस्था के लिए नहीं, बल्कि यह मानवता और पृथ्वी के प्राकृतिक बैलेंस के लिए भी आवश्यक है। इस तरह राम सेतु का अध्ययन हमें यह सिखाता है कि एंशिएंट विजडम, नेचर और मॉडर्न साइंस का मेल कैसे सदियों से हमारे लिए जीवनदायिनी और रहस्यमयी ज्ञान का स्रोत रहा है। फ्री